हम आज झांसी की रानी कविता के आगे के अंशों को देखेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। बचपन से वो काफ़ी साहसी और हिम्मती थी। हम उसके बचपन को देखते हैं। इस यहाँ पे इन पंक्तियों में उसके बचपन के बारे में दिया हुआ है। देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कैसा बीता। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी यही उसकी सहेली थी। कवियत्री कहती है कि कानपुर के नाना साहब की वो मुंह बोली बहन लगती थी। नाना साहब उसे प्यार से छबीली कहकर पुकारा करते थे। लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। उसके पिता ने उसे बड़े प्यार से लक्ष्मीबाई उसका नाम रखा था। लक्ष्मीबाई बुलाया करते थे। नाना के संग वो नाना साहब के साथ वो पढ़ती थी। नाना साहब के साथ वो खेलती थी। नाना साहब के साथ उसे युद्ध की शिक्षा भी दी गई थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी ये सब उसकी सहेली थी। उसके जैसे लड़कियां जो है वो गुड़ियों से खेलती है, गुड्डों से खेलती है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का बचपन ऐसा नहीं बीता। दूसरी लड़कियों की तरह नहीं बीता। वो बचपन से अपने हाथ में बर्छी ढाल कृपान कटारी को उठा ली थी। उसे तलवार चलाना आता था। बर्छी ढाल कृपान कटारी इन सबका प्रयोग उसे आता था। बड़े हिम्मत और साहस के साथ और दिलचस्पी के साथ वो युद्ध का खेल खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि बचपन से ही उसे शिवाजी की गाथाएं याद थी। शिवाजी की वीर गाथाओं को सुन सुनकर मराठे वीर शिवाजी की वीर गाथाओं को सुन सुनकर उसका हृदय गर्व से फूल जाता था। वह उसे खुशियां मिलती थी और उसे शिवाजी की सारी गाथाएं उसे मुंह जवानी याद थी। वो शिवाजी की वीर कथाओं को कहती फिरती थी और खुद भी शिवाजी जैसा वीर होने का सपना देखती थी। बुंदेलखंड के हर बोले रानी के संबंध में यह सब कुछ वर्णन करते रहते हैं। बुंदेलखंड के हर बोले रानी की जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि मर्दों की तरह लड़ी वो तो और कोई नहीं, झांसी की रानी उनकी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पिलकुत होते उसके तलवारों के बाद। नकली युद्ध की रचना और खेलना खूब सिखा। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। कवियत्री कहती है कि कोई लक्ष्मी की अवतार या कोई दुर्गा की अवतार वो नहीं थी। वो खुद ही वो अकेले ही वो वीरता की अवतार थी। उसमें इतनी वीरता थी, इतनी साहस थी, वो वीरता की अवतार थी। मराठे जब रानी लक्ष्मीबाई के तलवारों की वार को देखते, तलवारों की कुशलता को देखते, उसकी तलवार चलाने की प्रणाली को देखते, उसे देखकर मराठे लोग बहुत खुश हो जाते थे। उनका हृदय गर्व से भर जाता था। नकली युद्ध को रचना, चक्रव्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सारी युद्ध शिक्षा की अलग अलग प्रणालियां हैं। युद्ध की अलग अलग प्रणालियां हैं, युद्ध शिक्षा का अंश है। इन सब में रानी पारंगत थी। इन सबको रानी बड़ी दिलचस्पी से करती थी। वो खुद नकली युद्ध रचती थी और युद्ध खेलती थी, युद्ध का खेल खेलती थी। चक्रव्यूह रचती थी, चक्रव्यूह से निकलना, चक्रव्यूह में किसी को डालना, ठीक है, शत्रु को डालना, इस तरह का खेल वो खेलती थी। खूब शिकार खेलती थी, ठीक है, धनुष तीर के साथ खूब शिकार खेलती थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सारे उसके प्रिय खिलवाड़ थे। ये सारी पुरुषों की खिलवाड़, ये सारे कुछ मर्दों को सिखाया जाता था, पुरुषों को सिखाया जाता था। लेकिन रानी लड़की होकर भी इन सब में युद्ध की शिक्षा में उसे बड़ी दिलचस्पी थी। ये सब में उसे बड़ा आनंद आता था। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुलदेवी माता भवानी होती है। माता भवानी रानी की भी आराध्य देवी थी। वो माता भवानी की पूजा करती थी, माता भवानी की आराधना करती थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये सब कुछ बयान रानी के संबंध में बुंदेलखंड के हर बोले करते हैं। वो रानी की जय जयकार में अपने को गर्वित मानते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदोलों की बिरुदावली सी वहाँ आई झांसी में। देखो, रानी जो थी वो वीरता की अवतार थी। रानी की सगाई वो वीरता की अवतार अवश्य थी। और रानी की सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी, जो कि वैभवशाली थे, जिनके पास धन दौलत ऐश्वर्य का कोई कमी नहीं था, वैभव का कोई कमी नहीं था। जब रानी की सगाई गंगाधर राव से हुई तो ये कहा गया कि वीरता की सगाई वैभव के साथ हुई। सगाई होने के बाद रानी की सगाई गंगाधर राव से होने के बाद रानी का ब्याह हुआ।
मतलब लक्ष्मीबाई का ब्याह हुआ। लक्ष्मीबाई ब्याह होने पर रानी बनी और रानी बनकर वो लक्ष्मीबाई झांसी में आई। झांसी के राजा गंगाधर राव से उसके ब्याह होने के पश्चात लक्ष्मीबाई रानी बनी और रानी लक्ष्मीबाई कहलाई और वो झांसी में आई गई। जब लक्ष्मीबाई का ब्याह हुआ था, गंगाधर राव का ब्याह हुआ था, पूरी झांसी खुशियों में डूब गया था। झांसी के राजमहल में बधाइयाँ दी जा रही थी। झांसी के राजमहल में खुशियाँ छाई हुई थी। सर्वत्र आनंद था, सर्वत्र खुशियाँ मनाया जा रहा था और झांसी में लक्ष्मीबाई रानी बनकर आई। सुभट बुंदेलों की वीरतावली से वो आई झांसी में। सुभट बने महान योद्धा बुंदेलखंड के, ठीक है, बुंदेलखंड के जो वीर योद्धा होते हैं उनकी यश गान को रानी के आने के साथ साथ गाया जा रहा था। झांसी में रानी जब बुंदेलखंड के वीरों की जो यश गाथा होती है वो रानी के ब्याह होकर झांसी में आने पर उसे गाया गया। रानी की स्वागत की गई, रानी की सभी ओर बधाई गीत गाए गए। चित्रानी अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि जिस तरह से इस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ब्याह गंगाधर राव से होने पर दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे अर्जुन और चित्रा की, जैसे शिव और पार्वती, शिव और भवानी की, ठीक है, शिव और दुर्गा की, शिव और भवानी की, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रानी और गंगाधर राव की जोड़ी भी बिल्कुल वैसी ही थी। बहुत सुंदर जोड़ी थी। बुंदेलखंड के हर बोले रानी के संबंध में रानी की जय जयकार करते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर्मी उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, दीदी को भी नहीं दया आई। कवियत्री कहती है कि जैसे ही लक्ष्मीबाई रानी बनकर झांसी के राजमहल में पहुंची, पूरे झांसी का राजमहल जो है प्रकाश से उजियाला हो गया। सर्वत्र खुशियाँ थी, सर्वत्र प्रकाश था, सर्वत्र जो है बधाइयाँ थी, सर्वत्र आनंद ही आनंद था। राजमहल का जैसे सौभाग्य उदय हुआ, किंतु कालगति, समय जो है, विधाता जो है, भाग्य जो है, धीरे धीरे राजमहल पर अर्थात झांसी पर क्या काली घटा, झांसी के आसमान पर काली घटा घेराई, काले बादल छा गए, अर्थात झांसी पर विपत्ति आया। तीर चलाने वाले कर्मी उसे चूड़िया कब भाई, झांसी में यह विपत्ति आया कि झांसी के राजा गंगाधर राव जो है उस पर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण ही हो सकता है, ठीक है। तो झांसी के राजा गंगाधर राव की अचानक मृत्यु हो गई। रानी जो थी वो तीर चलाने वाले कर्मने हाथ, रानी का हाथ जो था उसमें तीर भाता था। रानी के हाथ में तीर और धनुष ही अधिक शोभा पाता था। उसके हाथ में चूड़िया कब भाई, दुल्हन बनने पर उसे चूड़ियों को पहनना पड़ा था। उसके हाथ में चूड़िया, ये जैसे भाग्य विधाता को भी पसंद नहीं आया। भाग्य विधाता ने उसके हाथ के चूड़ियों को शायद सहन न कर पाए। रानी विधवा हुई हाय, गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने से रानी विधवा हो गई। दया विधि को भी दया नहीं आई। इस नए नवेली दुल्हन थी। अधिक दिनों तक रानी ने गंगाधर राव के साथ वैवाहिक जीवन में नहीं व्यतीत किया था, लेकिन विधि को भी, भाग्य को भी रानी पर थोड़ा भी दया नहीं आया। रानी बड़ी कम उम्र में विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी और गंगाधर राव के कोई संतान नहीं थे। रानी के पास कोई संतान नहीं था। गंगाधर राव निसंतान बने। रानी शोक, रानी के पास जो है कुछ भी नहीं था। रानी असहाय थी। रानी बहुत ही शोकाहत हो गई थी। रानी शोक में थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौसी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने बड़ा अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझा दीप झांसी का, जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, झांसी का दीप गंगाधर राव के बुझते ही लॉर्ड डलहौसी मनी मन बड़ा खुश हुआ। लॉर्ड डलहौसी ने एक नियम बनाया था, जिस भी राज्य का कोई वारिश नहीं होगा, जिस भी राज्य में कोई वंश नहीं होगा, वहाँ पर वो अपना राज्य फैलाएगा, मतलब वहाँ पर अंग्रेजों का शासन होगा। डॉक्ट्रिन और लैप्स का उसने नियम चलाया था।
राज्य हड़प करने का उसके पास बड़ा अच्छा अवसर था। जैसे ही उसने देखा कि झांसी का कोई वारिस नहीं है और गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी है, उसने अब झांसी को हड़पने का बड़ा अच्छा उसे अवसर मिला और वो तुरंत अपने ब्रिटिश फौज को भेजकर झांसी के दुर्ग पर ब्रिटिशों का झंडा फहरा दिया। लावारिस, जैसे झांसी अब तक लावारिस थी, उस लावारिस झांसी का जैसे वो बारिश बनकर ब्रिटिश फौज वहां पर जैसे पहुंच गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि ये सब कुछ रानी आंखों में आंसुओं के साथ देख रही थी। रानी की आंखें अश्रु से पूर्ण था। रानी की आंखों के सामने ब्रिटिशों का ये अत्याचार, ब्रिटिशों का आग कर रहा झांसी पर ब्रिटिशों का अपना झंडा फहरा देना, ये सब कुछ रानी को सहन नहीं हो रहा था। रानी बड़ी दुखी थी। झांसी को असहाय देखकर रानी बड़ी दुखी थी। रानी अपनी आंखों में आंसुओं के साथ देख रही थी, लेकिन रानी ने भी क्या निर्णय लिया। रानी जो थी वो बाद में झांसी को अंग्रेजों के अधीन से छुटकारा दिलाने के लिए रानी ने अपने हाथों में तलवार को उठाया। रानी मर्दों की तरह लड़कर झांसी को स्वतंत्र कराती है। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुनय विनय बिकट, ठीक है, ये जो थे फिरंगी, ये जो विदेशी थे, ये जो ब्रिटिश थे, ये शुरू में जब आया था वो व्यापारी बनकर आया था और व्यापार करने की भीख मांगता था, दया मांगता था भारतीयों से। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, वो क्या हुआ, उसने अपना पैर पसारा, ब्रिटिशों ने अपना पैर पसारा, डलहौसी ने अपना पैर पसारा और अब सब कुछ उलट पुलट हो गया था। सर्वत्र स्थिति बदल चुकी थी। किसी का भी अनुनय विनय नहीं सुनता था, बड़ा ही वो दुष्ट था। ठीक है, ये जो ब्रिटिश थे ये किसी के अनुनय विनय, रानी की एक भी अनुनय नहीं सुने और वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशों ने अपना झंडा फहरा दिया था। ये जो फिरंगी थे ये तुरंत ही अपना स्वरूप बदलने वाले थे, षड्यंत्र रचते थे और ये काफी चालाक और काफी धूर्त थे। राजा नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया था। जिन राजाओं और नवाबों के पास पहले व्यापार के लिए भीख मांगता था, व्यापार के लिए भीख मांगने गया था, अब उन्हीं राजाओं और नवाबों को पैरों से ठुकराया, उन्हें बंदी बनाया, उन्हें कैद किया और उनके राज्य को हड़प कर लिया। रानी दासी बनी या दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी भी दासी बन गई। रानी अब ब्रिटिशों के अधीन थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बाद, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। अब यहाँ पर ब्रिटिशों के तांडव की बात बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली को सबसे पहले छीना, फिर लखनऊ को उसने तो बड़े आराम से छीन लिया था। कैद पेशवा का बिठूर, ठीक है, कैद पेशवा था बिठूर में, ठीक है, पेशवा जो था वो बिठूर में उसे कैद कर लिया गया था। अंग्रेजों ने बिठूर में पेशवा को भी कैद करके रख दिया था। ठीक है, हुआ नागपुर का भी घात, नागपुर पर भी उसने आक्रमण किया, ब्रिटिशों ने आक्रमण किया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, ये सब एक के बाद एक, ये सारे स्थान एक के बाद एक अंग्रेजों के अधीन चले गए। सिंध पंजाब ब्रह्म, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, सिंध ब्रह्म, ये सब पर अभी अभी, वो तो उसमें भारत का ही अंश था, इस पर भी अभी अभी वज्र निपात हुआ था। मतलब यहाँ भी विपत्ति जो है, यहाँ भी वज्र निपात हुआ था, विपत्ति यहाँ भी आ गई थी और यहाँ भी अंग्रेज पैर फैलाने लगे थे। बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। सर्वत्र अंग्रेज अपने पैर पसारे थे, ब्रिटिश अपने पैर पसारे थे, एक के बाद एक स्थानों को अपने अधीन करते जा रहे थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सब कुछ रानी सहन कर रही थी, रानी देख रही थी, रानी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अंततः रानी को अपने हाथों में पुरुषों के भांति तलवार लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना होता है। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लाख हार। ठीक है, नागपुर के जेवर, लखनऊ के 9 लाख हार,
जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनकी नीलामी की खबर रोज़ अंग्रेज़ों के अंग्रेजी पेपर में छपते थे, अंग्रेजी अखबारों में छपते थे। कलकत्ते के बाज़ार, कलकत्ता में अंग्रेज़ों का राजधानी था। कलकत्ते के बाज़ार में रानी के गहने, जिसमें सोने चांदी जड़े हुए थे, हीरे जड़े हुए थे, वो नीलाम होते थे, वो बेचे जाते थे। सब कुछ जैसे रानी के हाथों से चला गया था। रानी रनिवास में रोती थी, रानी दुखी थी, लेकिन रानी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तक रानी जो थी वो असहाय थी। यो पर्दों की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।